तो कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग इकोनॉमी का एक नया टॉपिक विदेशी सेक्टर यानी जो विदेशी क्षेत्र यानी फॉरेन सेक्टर हम इसको देखेंगे। और इसमें मैं यकीनन आप लोग मानिए बहुत से छात्र ऐसे होंगे, बहुत से क्या, क्योंकि ग्रुप सी की ही यहाँ पे तैयारी होती है मैक्सिमम, आप लोग जानते हैं वनडे एग्जाम ही हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो टॉपिक हैं ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं इन टॉपिक्स को, ठीक है। और इससे क्वेश्चन आता है लाइक भुगतान संतुलन क्या है, विनिमय दर क्या होती है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, या जो फॉरेन करेंसी जिसमें हम लोग लेन देन करते हैं वो कौन कौन सी हैं, एसडीआर क्या होता है, ये सारा सेक्टर हम लोग देखेंगे। और आप यकीन मानिए एक तो ज्ञान बढ़ेगा, दूसरा कॉन्फिडेंस का लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। जब चीज़ें इंसान को आती हैं, जब उसको पता चलता है कि यार हाँ ये चीज़ मुझे आती है, मैं इस चीज़ को सीख रहा हूँ, फिर उसको दिक्कत होती ही नहीं है, ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना बच्चों, पढ़ाई आपके लिए ज़रूर थोड़ा सा समय लेती है, लेकिन एक बार अगर आप ज्ञान अर्जित करने लगे तो फिर उस ज्ञान के बिना आप रह नहीं पाओगे, ठीक है। देखो टॉपिक का नाम है बच्चों विदेशी क्षेत्र यानी फॉरेन सेक्टर। अब हमने लोक वित्त वाला जो था वो एंड हो गया, उसमें एक टॉपिक जीएसटी बचा था, वो मैं यहाँ नहीं करा रहा, ठीक है। पहले कराया हुआ, वैसे जीएसटी में आपको अलग से किसी दिन टॉपिक करा दूंगा, बट उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं। वो नॉर्मली जीएसटी काउंसिल क्या है, जीएसटी कब गठित हुआ था, जीएसटी से संबंधित संशोधन कौन सा था, वो कैसे वर्क करता है, उसका जो फिनोमिना है, वर्किंग प्रोसीजर है, वो थोड़ा सा समझने वाली चीज है, वो मैं आपको कभी अलग से करा दूंगा, ठीक है। देखो विदेशी क्षेत्र में बच्चों हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉपिक जो है कवर करने हैं। उसके अंदर सबसे पहला आता है बच्चों भुगतान संतुलन खाता। पहला लिखो भुगतान संतुलन खाता। भुगतान समझ के पढ़ना इसको, ठीक है, बिना समझे मत पढ़ना हवा में। संतुलन खाता, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा क्या आएगा बच्चों, भुगतान संतुलन खाता यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बोलते हैं इसको, या बीपी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ठीक है, या इसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, ठीक है। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कहो या बैलेंस ऑफ पेमेंट कहो, भुगतान संतुलन खाता ये क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है, ठीक है। देखिए बच्चों बेसिकली क्या होता है, कोई भी राष्ट्र जो है वो अदर राष्ट्र के साथ, अन्य संसार के साथ, जिसमें कि बहुत से देश आते हैं, ठीक है। जब कोई देश पूरे विश्व के साथ यानी अलग अलग जो कंट्री हैं अब खुद को छोड़ के उसके साथ जो व्यापार करता है या उसके साथ किया जाने वाला जो आर्थिक लेन देन है उसका वार्षिक वित्तीय विवरण ही बीपीओ है, ठीक है। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या, किसी भी देश के द्वारा, जैसे भारत है, किसी भी देश के द्वारा लाइक इंडिया शेष विश्व के साथ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड किए गए आर्थिक लेन देन का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल जो आपका एक स्टेटस है पूरे साल का, आपका पूरे विश्व के साथ अलग अलग राष्ट्रों के साथ आपने जो आर्थिक लेन देन किया उसका जो हिसाब किताब है वही अपने आप में बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है। तो भुगतान संतुलन खाता होता है क्या, इसका अर्थ क्या होता है, लिखो किसी भी राष्ट्र द्वारा, पूरा लिखना है, ठीक है, किसी भी राष्ट्र द्वारा शेष विश्व के साथ किए गए, किसी भी राष्ट्र द्वारा शेष विश्व के साथ किए गए, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, किसी भी राष्ट्र द्वारा शेष संसार के साथ, देखो शेष संसार के साथ किए गए, शेष संसार मतलब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, संसार के साथ किए गए आर्थिक लेन देन का, इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज होती हैं आर्थिक लेन देन का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल जो फाइनेंशियल जो अपने आप में एक प्रकार से एक्टिविटीज है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये अपने आप में क्या होता है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। इसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन बोलते हैं। तो सिंपल सा समझो, भारत सपोज इंडिया एक कंट्री यहाँ पे है, इसका किसके साथ, विश्व के अलग अलग देशों के साथ व्यापार होगा, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, फ्रांस हो, जापान है, जर्मनी है, यूएसए है, यानी ओवरऑल इनको रेस्ट ऑफ वर्ल्ड बोल दिया, ठीक है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इस मतलब हमारे देश ने इन सब के साथ जो एक साल के अंदर अपना आर्थिक लेन देन किया होगा, क्या किया होगा, आर्थिक लेन देन, उसी का जो हिसाब किताब है
उसी आर्थिक लेन देन का जो हिसाब किताब है, यानी आर्थिक लेन देन का वार्षिक वित्तीय विवरण अपने आप में क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। ठीक है, और हमेशा याद रखना इसमें दो प्रकार की एंट्री होती है, यानी अपने आप में जो अकाउंट होता है इसमें दो प्रकार की एंट्री होती है, एक को बोलते हैं डिपॉजिट, एक को बोलते हैं क्रेडिट। या हम अपने हमारे पास अकाउंट है, हमने किसी के साथ व्यापार किया, आर्थिक एक्टिविटीज की, हमें देना पड़ा उसको, तो हमने निकाल के उसको दे दिया, तो हमारे वैसे मतलब हमारे पास आई या जो भी हुआ, एक बार डिपॉजिट होगा, एक बार एंट्री होगी। ठीक है, इसमें दो प्रकार की चीजें होती है, लिखिए इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो प्रकार की एंट्री की जाती है, एक को बोला जाता है डेबिट, एक को बोला जाता है क्रेडिट। ठीक है, तो लिखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो प्रकार की एंट्री होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो प्रकार की एंट्री या प्रविष्टियां, ठीक है, एंट्री बोलते हैं इसको, प्रविष्टियां होती हैं। एक को बोला जाता है बच्चों डेबिट, यानी जब नेगेटिव, एक को बोला जाता है क्रेडिट यानी प्लस। यानी आप जानते होंगे डेबिट और क्रेडिट, कहते हैं ना अकाउंट से डेबिट हो गया, अकाउंट में क्रेडिट हो गया, तो डेबिट और क्रेडिट यानी एक आपका डेबिट हो सकता है, इसके लिए आप नेगेटिव यानी एंट्री नेगेटिव होगी, आपका पैसा निकला हुआ है, एक क्रेडिट हो गया, आपके अकाउंट में पैसा आया। इन्हीं का हिसाब किताब, इन्हीं का विवरण बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। लेकिन ये कब होना चाहिए, जब शेष विश्व के साथ आपके हो, वर्ल्ड लेवल पे हो, तब जाके इसके लिए ये लिखा है। ठीक है, अब देखना बच्चों, कोई भी ऐसा लेन देन जिसके कारण भुगतान करना पड़ता है उसको आप डेबिट में दिखाओगे। ठीक है, देखो इसको इरेज करता हूं, ठीक है, इतना। अब देखो इसमें लिखो, अब लिखने की जरूरत क्या है, कोई भी ऐसा भुगतान जिसके कारण क्या करना पड़ता है आपको, मतलब पैसा देना पड़ता है, तो कोई भी एक ऐसा भुगतान जिसके कारण भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, एक पेमेंट जिसके कारण भुगतान करना पड़ता है, इसमें क्या होगा, भुगतान करना पड़ेगा, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी डेबिट मतलब आपने भुगतान किया हुआ है। ठीक है, और क्रेडिट कब होगा बच्चों, वो जब कोई भी लेन देन जो भुगतान की प्राप्ति करवाता है, इसमें आप भुगतान करोगे, इसमें आपकी भुगतान की प्राप्ति होगी, यानी पेमेंट की प्राप्ति होगी आपकी। ठीक है, सिंपल सा है। देखो हम लोगों ने एक अकाउंट बनाया, हमने इसलिए वो अकाउंट बनाया, हम देखेंगे कि हमारा पूरे वर्ल्ड के साथ जो व्यापार हो रहा है वो आर्थिक लेन देन, उस अकाउंट में हम उसका हिसाब किताब रखेंगे। हमने अगर उसको दिया तो हम लोगों ने डेबिट में एंट्री करा दी, हमें बाहर से मिला तो हमें उसको क्रेडिट में एंट्री करवा दी। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये दो प्रकार के हो सकते हैं। अब देखो हम देखेंगे बच्चों सैद्धांतिक रूप से, प्रैक्टिकली नहीं, ठीक है, एक आइडल लेवल पे जो डेबिट होता है उसका योग सभी क्रेडिट प्रविष्टियों के योग के बराबर होता है। ठीक है, नियम के अनुसार, क्योंकि नाम ही संतुलन है, नाम ही क्या है, संतुलन है, यानी बैलेंस है, होना क्या चाहिए, सैद्धांतिक रूप से, नीचे लिखो सैद्धांतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं, सैद्धांतिक रूप से सब जो डेबिट होता है, यानी जो हमारे अकाउंट से पैसा निकला हुआ है, अर्थात सभी डेबिट एंट्री यानी सभी डेबिट प्रविष्टियों का योग, चाहे कभी 10 रुपया हुआ, कभी 50 हुआ, कभी 70 हुआ, इनका जो योग है सबको जोड़ोगे, जितने भी क्रेडिट हुई हैं आपका क्रेडिट वाली का, उसके योग के बराबर होता है। लेकिन यह सैद्धांतिक है। ठीक है, ध्यान रखना, इस समानता से इस बात का पता नहीं लग पाएगा कि एक राष्ट्र की आर्थिक स्थिति से संसार को लेकर संतुलित है। ठीक है, अगर हम सैद्धांतिक रूप से देखेंगे, हम कहेंगे कि जितने सैद्धांतिक रूप से क्या होगा, सभी डेबिट का योग सभी क्रेडिट के बराबर होता है, सभी क्रेडिट के बराबर, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से, ठीक है, के बराबर। बट इससे हमें यह पता नहीं चल पाएगा बच्चों कि हमारा जो पूरे विश्व के साथ लेन देन हुआ है उससे यह पता नहीं चल पाएगा कि आर्थिक स्थिति से संसार के साथ किस तरीके से है। ठीक है, हमने बराबर दिखा दिया। एक राष्ट्र की से संसार के संदर्भ में अगर हमें आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए यह जरूरी होता है कि बीओपी का आंतरिक अवलोकन किया जाए, यानी हमने ये देखना है कि किसी भी राष्ट्र का शेष विश्व के साथ आर्थिक लेन देन फायदेमंद रहा या इससे हमें नुकसान हुआ, ये सब चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीओपी की स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, इसका नाम क्या है, एक बार नाम से सुनो, नाम बताओ, भुगतान संतुलन। संतुलन का मतलब बैलेंस, बैलेंस का क्या मतलब, जितना आपके अकाउंट से निकला उतना ही आपके अकाउंट में आया होगा, इसी का तो मतलब है ना संतुलन। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। अब आपको सर प्रैक्टिकली कैसा होता है, प्रैक्टिकली कैसा होता है वही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। जब हम भुगतान संतुलन की स्टडी करेंगे तभी आपको इसका प्रैक्टिकल पता चल जाएगा। ठीक है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट से ही आपका क्या होगा, ये क्लियर हो पाएगा। तो आपको ये जो सेक्टर है इसको बहुत प्यार से, अपनी जो कॉपी है उसको मैं पहले बता रहा हूं, देखो जो नोट्स है क्या करना है आपने,
आपके नोट्स के पेज कैसे हैं, ऐसे है ना, जैसे ये पेज है, इस तरीके से आप सामने रखते हो, इसको तिरछा कर लो। जैसे पेज ऐसा होता है ना, इसको तभी नोट्स बनाना, वरना मत बनाना, ठीक है। ऐसे लिखते होगे ना आप, ऐसे ऐसे इस तरीके से लिखते हो। इस पेज को पलट दो। पलट दो का मतलब पेज ऐसा हो जाना चाहिए, चौड़ाई ये, ताकि आप ऐसे एक डायग्राम बनाओगे, उसी से इस चीज को आप समझोगे, वरना इसको आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा कर देना, तिरछा कर दो पेज को, नए पेज में करना, ये पूरा का पूरा नया पेज लगेगा, ध्यान रखना इसमें, इसको वरना ये डायग्राम आपका गलत हो जाएगा, ठीक। लिखो बीओपी की संरचना, बैलेंस ऑफ पेमेंट की संरचना, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहां आपका बेहोश होना तय हो जाता है अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा हो, ठीक। बीओपी की संरचना देखनी है आपकी, आखिर हमारा बीओपी होता क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो बच्चों, इसमें तीन तरीके के खाते होते हैं, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी देश का, उसमें तीन प्रकार के वो खाते रखता है। क्या रखता है? अकाउंट्स रखता है, ठीक है। अकाउंट होते हैं जैसे हम लोग भी तो कहते हैं सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ऐसी ही सरकार के भी विदेशी क्षेत्र के लिए तीन प्रकार के अकाउंट हमारे रखे गए हैं, खोले गए हैं, ठीक है। ऐसे बनाना है। पहले अकाउंट को बोलते हैं बच्चों चालू खाता। क्या बोलते हैं? चालू खाता, सरकार का खाता है, अकाउंट जैसे खोल के आते हो बैंक में, इसको बोलेंगे करंट अकाउंट, ठीक है। पहला क्या होता है? चालू खाता। दूसरे को बोलते हैं बच्चों पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कंफ्यूज मत करना, इसको बोलते हैं पूंजी खाता, पूंजी खाता। कैपिटल अकाउंट लिख देना इंग्लिश में, ठीक है, कैपिटल अकाउंट लिख देना। और तीसरे को लिखना बच्चों कार्यकारी कोष खाता, यानी ऑफिशियल रेवेन्यू अकाउंट, ऑफिशियल रेवेन्यू अकाउंट, कार्यकारी कोष खाता, ऑफिशियल रेवेन्यू अकाउंट इंग्लिश में, ठीक है, खाता, ऑफिशियल रेवेन्यू अकाउंट। अब देखना, सरकार का बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरकार के अकाउंट है बच्चों विदेशी क्षेत्र के लिए, क्या है मतलब सरकार ने एक अकाउंट खोला है। भाई इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो आप लोग? सरकार का अकाउंट है विदेशी क्षेत्र के साथ, दूसरे राष्ट्र के साथ जो सरकार व्यापार करती है, आर्थिक लेन देन करती है, उसके हिसाब किताब को मेंटेन करने के लिए उसने खाता खोल रखा है। उसने एक खाता, इसको बोला गया कुछ, क्योंकि देखो विदेशी व्यापार हो या विदेश के साथ लेन देन हो, एक ही टाइप का तो होगा नहीं कि आप यहां से फोन विदेश में भेजो। आप हॉस्पिटल की सुविधाएं भी तो भेजते हैं, आप परिवहन भी तो भेज सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी तो भेज सकते हैं, वो भी तो सर्विस है ना। तो ऐसा है, कुछ ऐसा होता है जो सर्विस हम विदेश को देख रहे हैं वो दिखती है। लाइक मैंने फोन भेज दिया, वो दिख रहा है, मतलब हमने कोई इंडिया में फोन बनाया, हम श्रीलंका को भेज रहे हैं तो वो दिख रहा है क्योंकि वस्तु है, उसको फिजिकली हम टच कर सकते हैं। कुछ ऐसा है जो दिखेगा नहीं, क्यों? परिवहन नहीं है क्या विदेशी क्षेत्र के लिए? बाय एयर आप लोग जाते हैं, वो क्या है? परिवहन ही तो है ना। विदेशी लोग यहाँ आते हैं इंडिया में घूमने, बाय हवा से वो मतलब उड़ते हुए दूसरे देश में जाते हैं, वो क्या है? परिवहन सुविधाएं नहीं है। वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा। तो सरकार ने इसके लिए अलग अलग खाते खोले, ठीक है। चालू खाता जो होता है बच्चों, इसमें दो तरीके की चीजें आपको देखने को मिलते हैं। एक को बोलते हैं व्यापार खाता अथवा अदृश्य खाता, दूसरे को बोलते हैं अदृश्य खाता, ठीक है। इसके अंदर भी दो आएंगे, ऐसे लिखो। एक को बोलेंगे व्यापार खाता ऑब्लिक दृश्य खाता, ये एक ही चीज है, दृश्य मतलब विजिबल, ठीक है, दृश्य खाता। दूसरे को बोलेंगे अदृश्य खाता। अब यहीं से क्वेश्चन देखो, अदृश्य खाता, इनविजिबल अकाउंट। अब यहीं से क्वेश्चन देखो, सरकार के भुगतान संतुलन या विदेशी क्षेत्र के मामले में दृश्य खाता किस खाते से संबंधित है? ऑप्शन 1 चालू खाता, ऑप्शन 2 पूंजीगत खाता, पूंजी खाता, ऑप्शन 3 कार्यकारी कोष खाता, ऑप्शन 4 नन ऑफ अबव, ठीक है। तो वहां आत्मा परमात्मा के पास चले जाए, आपको बहुत दिक्कत हो जाए, इससे पहले अपने आंखों में थोड़ा सा पानी मार के इस झपकी को दूर कीजिए। आज दूर करोगे, आजीवन इसको आपका फायदा मिलेगा। आज अगर इस झपकी में ही रहे तो फिर फायदा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। देखिए, व्यापार खाता या दृश्य खाता, विजिबल अकाउंट और अदृश्य खाता, दोनों ही इससे संबंधित है। इसको भी हमने दो भागों में कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। अब देखना बच्चों, जो ये व्यापार खाता, इसको इंग्लिश में ट्रेड अकाउंट लिखना है, ठीक है, या इसको विजिबल अकाउंट, इसको जो बोला जाता है, इसमें केवल वस्तुओं का व्यापार होता है। ध्यान से सुनना, इस लाइन को स्टार कर देना, केवल वस्तुओं का व्यापार होता है। बाकी तो पढ़ते रहोगे, लेकिन ये बहुत कीमती चार्ट है, ठीक है। केवल वस्तुओं का व्यापार होता है। अब देखना, सरकार के विदेशी क्षेत्र के मामले में वस्तुओं के व्यापार को किस खाते के अंतर्गत
प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन 1 चालू खाता, ऑप्शन 2 पूंजी खाता, ऑप्शन 3 कार्यकारी खोज खाता। क्या बोलोगे? बोलोगे क्या? सर चालू खाता। किसने पढ़ाया? योगेश सर ने पढ़ाया। अच्छा, उन्होंने तो आपको ठीक ही पढ़ाया होगा, आप खुश होगे, आपके अंदर इतनी खुशी होगी, आत्म को तृप्ति मिल गई। यही तो एक छात्र चाहता है कि उसका शिक्षक उसको सिखाए और वो सीखे। मेरा काम है अपना बेहतर देना, कि आपके समझ आ जाए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो वस्तुओं का व्यापार, अब आप कहोगे सर वस्तुओं का व्यापार, वस्तु क्या होती है? मार्कर वस्तु है, आपके हाथ में कॉपी पेन पकड़े हैं वस्तुएं हैं, इस कैमरे को मैं अपने सामने रख के पढ़ा रहा हूँ ये वस्तु है, मेरे हाथ में घड़ी है ये वस्तु है, पंखा चल रहा है ये वस्तु है। जो भी चीज़ आप फिजिकली छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो सारी की सारी गुड्स हैं, ठीक है, वस्तुएं। तो वस्तु के व्यापार को हम किस में दिखाते हैं? चालू खाते। अर्थात कई वस्तुएं हमने विदेशों से मंगाई होंगी, कई वस्तुएं हमने विदेशों को भेजी होंगी, विदेशों से मंगाई तो हमने उसको पैसा दिया होगा, विदेशों से को भेजा तो हमें पैसा मिला होगा। वो सारा हिसाब किताब हम किस में रखेंगे? इस खाते में रखेंगे। किस में? चालू खाते में। तो चालू खाते में भी किसके अंदर? व्यापार खाता या दृश्य खाता। अब बताओ इनमें से किसका व्यापार दृश्य खाते के अंदर आता है, या कौन सा एक दृश्य व्यापार कहलाता है? तो वस्तुओं का व्यापार दृश्य। दृश्य क्यों बोला गया? वस्तुओं को आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, इसीलिए इसको दृश्य बोला गया। अर्थात वस्तुओं का व्यापार ही दृश्य व्यापार है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको कि सर अदृश्य खाता क्या होता है? इसमें बच्चों दो चीजें आती हैं, एक को बोलते हैं एक तरफा स्थानांतरण, दूसरे को बोलते हैं सेवाएं, ठीक है। देखो इसको ऐसे देखो, एक को बोलते हैं एक तरफा स्थानांतरण। आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, 110% गारंटी के साथ, पूरे उत्तराखंड में आपको ये वाला डायग्राम इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा। लिख के ले लीजिए आप। हाँ, इसको पढ़ने के बाद जो आपको पढ़ाता है, हो सकता है आज की क्लास वो देख ले, उसके बाद वो आपको पढ़ाने लग जाए, वो अलग बात है। बट इस डायग्राम को यूट्यूब पे आके उत्तराखंड के अंदर शायद ही आपको पहली बार कोई पढ़ा रहा होगा, और ये इतना कीमती डायग्राम है, आपको कितना भी घुमा दे क्वेश्चन, आप फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट से गलत नहीं करेंगे, ठीक है। देखो एक को बोलते हैं एक तरफा स्थानांतरण, एक को बोलते हैं सेवाएं, सर्विसेज, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आया, सेवाओं का व्यापार किस खाते के अंदर आएगा? चालू खाते। वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार किसके अंदर आया? चालू खाता। वस्तुओं का एक तरफा स्थानांतरण और सेवाओं का व्यापार किसके अंदर आया? चालू खाता। दृश्य खाता और अदृश्य खाता किस खाते से संबंधित है? चालू खाते। ये इनके परिवार का हेड है। परिवार के हेड के दो बच्चे हैं, एक को बोला गया दृश्य खाता, एक को बोला गया अदृश्य खाता। दृश्य खाते ने शादी की वस्तुओं से और अदृश्य खाते ने शादी की एक तरफा स्थानांतरण और सेवाओं से। ओवरऑल एक ही परिवार के मेंबर हैं। आप सिंपली ये समझिए, इन दोनों को इसके अंदर दिखाते हैं और ये सब भी इसके अंदर है। मतलब आपके क्वेश्चन में यहां से कुछ भी पूछे, सबके सब इसके अंदर आएंगे। लेकिन पर्टिकुलर अगर वस्तुओं का व्यापार पूछता है और ऑप्शन में ये वाले ऑप्शन है तो ये बता दोगे, ठीक है, वरना यहीं से पूछेगा। अब बोलोगे आप बाकी तो सर समझ में आ गया, एक तरफा स्थानांतरण समझ में नहीं आया, ठीक है। एक तरफा स्थानांतरण एक ऐसा ट्रांसफर होता है बच्चों विदेश से, जो आपको मिलता तो है, उसके बदले आपको रिटर्न कुछ नहीं देना पड़ता है। जैसे आप में से तो क्या है, हम हमारे कहाँ विदेशी होंगे, हमारे रिश्तेदार अगर हमारे विदेशी होंगे भी तो आपको लग रहा है क्या वो कुछ भेजेंगे हमारे लिए? उम्मीद कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो कई लोगों के दोस्त या कई लोगों के फैमिली जन विदेशों में होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने परिवार को पैसा भेजते हैं। पैसा भेजते हैं तो परिवार के लिए आ गया, आया फॉरेन करेंसी में आया, कन्वर्ट हुआ, उसके परिवार को मिल गया। तो वो एक तरफा हो रहा है। ऐसा नहीं कि परिवार वाले ने उसने वहां दिया उसके बाद वो वापस भेज रहा है, ऐसा नहीं, वो कोई व्यापार नहीं है, ठीक है। तो एक तरफा स्थानांतरण में आएगा बच्चों अपने आप में। जैसे लिखो एनआरआईज द्वारा अपने जनों को दिया गया पैसा, यानी प्राइवेट रेमिटीज बोलते हैं इसको, यानी एनआरआईज द्वारा दिया गया, जैसे मतलब इसको बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर। एक तरफा स्थानांतरण को लिख लो इंग्लिश में, जो इंग्लिश के बच्चे यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल एनआरआईज, जो एनआरआई होते हैं ना, जो मतलब भारतीय मूल के जो विदेशों में हैं, तो उसमें लिखो एनआरआईज द्वारा अपने जनों को भेजा गया पैसा। एनआरआईज द्वारा अपने जनों को, अपने जनों को भेजा गया, ठीक है, को भेजा गया पैसा लिख दो, या अपने जनों को जो भी उन्होंने क्या किया विदेशों से भेजा गया पैसा लिख दो। तो बच्चों इसको प्राइवेट रेमिटीज बोलते हैं, ठीक है। रेमिटीज मतलब ये जो टोटल मिला के है, एक तरफा स्थानांतरण में क्या आएगा, प्राइवेट रेमिटीज आएंगे। इसके ब्रैकेट में लिखो
प्राइवेट रेमिटीज, रेमिटीज मतलब होता है जो विदेशों से आता है, ठीक है, पैसा उसको रेमिटीज में बोलते हैं, वो इस टाइप का। तो एक तरफा स्थानांतरण हो गया। इसके अलावा तो सेवाएं, जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब के सब, अब आपको डायग्राम में मैं सेवाएं ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है, आप डायग्राम में अपने हिसाब से दिखा देना। सेवाएं, सेवाएं सबके सब किस में आएंगे, तो अदृश्य खाता है, चालू खाता। तो सेवा में लिख लो जैसे, अब इसमें एक तरफा स्थानांतरण में आपने एक तो क्या लिखा, मतलब एक तरफा स्थानांतरण में एक तो ये लिखा, दूसरा एक और लिखो इसमें सेकंड, रुको, जो सेवाएं लिखा है ना, सेवाएं तो लिखना ही लिखना है। अदृश्य खाते में आपने एक तो एक तरफा स्थानांतरण लिखा, दूसरे एक तरफा स्थानांतरण के भी दो भाग, मतलब दो भाग हैं, एक का ये हो गया, एक तरफा स्थानांतरण में पहला ये लिख देना, ठीक है, एक तरफा स्थानांतरण में प्राइवेट रेमिटीज पहला हो गया, ये पहला हो गया ये वाला, और दूसरा हो गया अनुदान, ग्रांट्स, सेकंड लिखो अनुदान। यहाँ पे अगर दिख रहा है तो ठीक है, अनुदान, जैसे किसी देश ने भारत को पैसा दे दिया, ग्रांट्स। अब अनुदान है तो भारत ऐसा तो नहीं कि उसको वापस करेगा, नाम ही अनुदान है। होपफुली आपको ये दिख पा रहा होगा, शायद दिख जा रहा होगा, ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो इस ये यहाँ पे अनुदान लिखा है, ये दो एक तरफा स्थानांतरण है जिसको भारत वापस नहीं देगा, मतलब भारत के लोग या भारत द्वारा, तो एक तरफा हो गया। दूसरा बच्चों अदृश्य में आता है सेवाएं, सेवाएं लिख लो, यात्रा, परिवहन, बीमा, निवेश से आय, सब चीज लिखो, यात्रा लिखो, परिवहन लिखो, ठीक है, बीमा लिखो, ठीक है, यात्रा, परिवहन, बीमा, इसके अलावा क्या क्या लिखोगे आप, निवेश से आय, यानी इन्वेस्टमेंट से जो इनकम होती है, चाहे ब्याज हो भुगतान हो, ठीक है, यानी ब्याज हो मुनाफा हो, निवेश से आय लिखो, ये भी सेवाएं में आता है। कहीं आपने इन्वेस्ट किया, निवेश से आय, इसको इंग्लिश में लिखो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इसका एग्जांपल जैसे ब्याज हो गया, आपको मुनाफा हो गया, ये भी आपका क्या आएगा, सब इसी के अंदर आएगा, ठीक है, निवेश से आय जो भी होती है आपको वो इसी के अंदर आएगा। इसके अलावा बच्चों एक मिसेलिनियस लिख लो, विविध, विविध में आपका सॉफ्टवेयर और नॉन सॉफ्टवेयर आ जाएगा, ठीक है, बाकी विविध आता है, विविध भी इसी के अंदर आएगा, मिसेलिनियस। इसके अंदर एक तो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर, और दूसरा नॉन सॉफ्टवेयर, नॉन सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको मेरे ख्याल से। विविध के अंदर सॉफ्टवेयर और नॉन सॉफ्टवेयर आप लोग लिख लेना, और नॉन सॉफ्टवेयर में भी आएगा व्यावसायिक सेवाएं, संचार सेवाएं और वित्तीय सेवाएं, ठीक है। नॉन सॉफ्टवेयर में क्या आएगा, कोई भी आपका कम्युनिकेशन सर्विस है, यहां लिख देता है, ठीक है, संचार सेवा, संचार सेवाएं पहला लिखा एक, दूसरा लिखो वित्तीय सेवाएं, ये नॉन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वित्तीय सेवाएं सेकेंड लिखो, और थर्ड अपने आप में किस में लिखोगे, नॉन सॉफ्टवेयर में ये आप लिखोगे व्यावसायिक सेवाएं, ठीक है, कॉमर्शियल सर्विस, व्यावसायिक सेवाएं। अब पता नहीं आपको दिख पा रहा नहीं दिख पा रहा है, थोड़ा सा साइड लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, देखो सेवाओं में यात्रा, परिवहन, बीमा, निवेश से आय आपने लिखा, विविध, विविध में सॉफ्टवेयर, एक तो जितना भी आपने सॉफ्टवेयर से संबंधित आपकी जो मतलब लेन देन होगा वो इसमें आएगा। इसके अलावा एक नॉन सॉफ्टवेयर भी होता है, नॉन सॉफ्टवेयर भी किसमें आएगा, संचार सेवाएं, वित्तीय सेवाएं और व्यावसायिक सेवाएं, ये सब। अब ये जितने भी मैंने लिखे हैं सब किसका हिस्सा है, चालू खाता। चालू खाता ही इंपोर्टेंट, अगर आपसे पूछता है चालू खाते में क्या क्या रखोगे, तो सिंपल सी बात है कि चालू खाता में एक तो हम करंट अकाउंट जो होता है हमारा, एक तो दृश्य व्यापार होता है जिसको मतलब ये क्या कहते हैं, इसको व्यापार खाता बोलते हैं, एक अदृश्य होता है। व्यापार खाते के अंदर हम जो दृश्य होता है उसमें वस्तुओं का व्यापार करते हैं, आप जानते हैं, और अदृश्य जो होता है उसमें एक तरफा स्थानांतरण और सेवाएं आती है। एक तरफा में प्राइवेट रेमिटीज आती हैं, लाइक किसी एनआरआई द्वारा भारत के लोगों को दिया गया, या किसी देश के द्वारा भारत को अनुदान या किसी संस्था के द्वारा, ठीक है। दूसरा सेवाओं में आता है, पर्यटन आ जाएगा, बीमा आ जाएगा, परिवहन आ जाएगा, इसके अलावा जो हॉस्पिटल आ जाएगा, जितने भी है ये सब के सब सेवाएं जिसको सर्विस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा विविध, विविध में एक सॉफ्टवेयर होता है, एक नॉन सॉफ्टवेयर होता है। नॉन सॉफ्टवेयर में व्यावसायिक सेवाएं हो सकती हैं, संचार सेवाएं हो सकती हैं, और इसके अलावा क्या हो सकते हैं, अपने आप में वित्तीय सेवाएं होती। तो ये था आपका अदृश्य खाता, ठीक है। इसके बाद बच्चों सेकंड आता है पूंजी खाता। क्या आता है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप पूंजी खाते के अंदर लिखोगे, ठीक है। आपको सिर्फ ये जो सेवाएं हैं, सेवाओं के अंदर क्या क्या है वो हटा दिया मैंने, बाकी आपने लिख लिया होगा। दूसरा आता है बच्चों पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर बच्चों संपत्ति ऑब्लिक देयताओं के लायबिलिटीज यानी प्रभावित करने वाले लेन देन, यानी आपको बताता हूं, देखो इसमें लिखो संपत्ति अथवा व देयताओं, संपत्ति को लिखो एसेट्स, क्या लिखोगे एसेट्स, देयताओं को लिखोगे लायबिलिटीज, को प्रभावित करने वाले, को प्रभावित करने वाले लेन देन। अब देखो, अब क्या कोई छात्र मुझसे ये कह सकता है कि देयताएं उसने पहली बार सुना है? नहीं कह सकता है। जब मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा था आपको पब्लिक फाइनेंस या लोक वित्त, तब लायबिलिटी शब्द बार बार यूज हुआ है। तो देयताएं यानी कोई भी ऐसा
लेन देन जो संपत्ति व देयताओं को प्रभावित करता है। अब आपने पता लगा किसी से उधार मांग रखा है पहले, ठीक है, आपके ऊपर लाइबिलिटीज आ गई भारत के ऊपर, अब उसको रिटर्न भी तो करना है ना, तो भारत की लाइबिलिटीज प्रभावित हो रही है। अगर भारत रिटर्न कर रहा है उस पैसे को तो ये वो इस खाते में दिखाया जाएगा। इसके अलावा किसी देश ने भारत से उधार मांगा, ठीक है, यानी संपत्ति ले लिए, तो भारत को उससे ब्याज मिलेगा ना रिटर्न में, तो वो पैसा भी किसके अंदर हम दिखाएंगे, इसके अंदर दिखाएंगे। तो कोई भी, अब आप ये नहीं कह सकते हो कि सर हमसे गैस नहीं कर सकते अगर एग्जाम में आएगा, तो संपत्ति व देयताओं को प्रभावित करने वाले, एसेट्स या लाइबिलिटीज को प्रभावित करने वाले, जिससे आपके ऊपर देयताएं उत्पन्न होती हैं या देयताएं कम होती हैं, वो सारी चीजें आप किसमें दिखाओगे, पूंजी खाते में दिखाओगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तीसरा बच्चों लिखो कार्यकारी कोष खाता। इसमें क्या आएगा अपने आप में, आईएमएफ या अन्य के साथ होने वाले लेन देन या विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन, ठीक है, इसमें लिखो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आदि के साथ लेन देन, वो किस में दिखाओगे आप, कार्यकारी कोष खाता, ऑफिशियल जो अकाउंट है, ठीक है, या इसके अलावा लिखो विदेशी मुद्रा भंडारों में परिवर्तन। आपके जो फॉरेन करेंसीज हैं, विदेशी मुद्रा भंडार, उसमें कोई भी चेंज आ रहा, विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन, ठीक है, ये किसके अंदर आप दिखाओगे, ये कार्यकारी कोष खाते के अंदर दिखाओगे। ये था आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का चार्ट। अब देखो मैं आपको क्या कहता हूं, मैं इससे आगे आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप इस डायग्राम को समझ जाओगे तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन कहां कहां से उठाता है, ठीक है, देखना। बैलेंस ऑफ पेमेंट की संरचना आपसे पूछेगा कि ये जो चालू खाता है, पूंजी खाता, कार्यकारी कोष खाता है, ये सरकार की किस चीज से संबंधित है, विदेशी क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, शेयर मार्केट, ये वो, तो सीधा सा आंसर विदेशी क्षेत्र। दूसरा क्वेश्चन, सरकार के चालू खाते के अंदर आप क्या क्या रखोगे, दृश्य व्यापार और अदृश्य व्यापार। दृश्य व्यापार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, व्यापार खाता, यानी किसके अंदर केवल वस्तुओं का व्यापार दिखाया जाता है, चालू खाते के अंदर, या चालू खाता ऑप्शन में नहीं होगा तो आप बोलोगे दृश्य खाते के अंदर, ठीक है। या आपसे घुमा के पूछना होगा, उसने कहेगा कि यदि आप एक विदेशी मतलब वो है क्षेत्र के साथ व्यापार कर रहे हैं और आपने कोई मोबाइल उसको दिया, तो उसका लेन देन का हिसाब आप किस खाते में रखोगे, उसको दृश्य। इसके अलावा जो आता है बच्चों आपका अदृश्य व्यापार। अदृश्य में आता है एक तो एक तरफा स्थानांतरण, दूसरे को बोलते हैं अदृश्य व्यापार के अंदर सेवाओं का। एक तरफा स्थानांतरण विदेशी जो प्राइवेट रेमिटीज होती हैं, चाहे एनआरआईज किसी को भेजें जिसका सरकार से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको वापस नहीं करना, एक तरफा होगा, वहां से आ रहा तो आ रहा, आपको देना नहीं है, तो प्राइवेट रेमिटी होगी, या इसके अलावा जो एनआरआईज वगैरह जिसको भेजते हैं, या इसके अलावा सेवाएं। सेवाओं में भी पर्यटन, बीमा, परिवहन और ये जो अलाना फलाना ढिमकाना जितनी भी सेवाएं हैं, साथ ही साथ विविध के अंदर दो चीजें आती हैं, सॉफ्टवेयर और नॉन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो आपको पता है, उसके साथ जो सॉफ्टवेयर की सेवाएं होती हैं, कई सॉफ्टवेयर यहाँ से वहां काम करते हैं, कोई वहां से यहाँ, क्या दिखता है आपको सॉफ्टवेयर, नहीं दिखता ना, इसलिए अदृश्य व्यापार बोला जाता है उसको, ठीक है। इसके अलावा नॉन सॉफ्टवेयर जो आता है, नॉन सॉफ्टवेयर में वित्तीय सेवाएं, संचार सेवाएं और व्यावसायिक सेवाएं उसके अंदर आती हैं। दूसरा आता है बच्चों पूंजी खाता। पूंजी खाते के अंदर आपकी सुन लेना क्या होता है, देखो दूसरा आता है बच्चों पूंजी खाता। पूंजी खाता एक ऐसा अकाउंट होता है सरकार का जिसके अंदर सरकार की संपत्ति यानी एसेट्स या लायबिलिटीज या जो देयताएं होती हैं वो प्रभावित होती है। अब आप कहोगे सर संपत्ति और देयताएं क्या होती है? संपत्ति मतलब गवर्नमेंट की एसेट्स बच्चों, जिससे सरकार क्या करती है, कहीं पे अपना वो बनाती है, क्या धन अर्जित करती है या सरकार के रिसोर्सेज बढ़ते हैं, वो सब संपत्ति हो जाती है, ठीक है। चाहे वो किराए में लगाए, चाहे कुछ करे, चाहे बेचे, कुछ करे, जो भी एक ऐसा लेन देन जिससे सरकार की देयताएं प्रभावित होती है। अब देयताओं का ये मतलब नहीं होगा कि सर आपके ऊपर देयताएं चढ़े, देयताएं कम भी हो सकती हैं, देयताएं बढ़ भी सकती हैं, या आपको ऐसा हो सकता है किसी ने आपसे पैसा मांगा, किसी देश ने, तो आपको पता है इससे ब्याज भी मिलेगा, मुझे रिटर्न करेगा, सब इसके अंदर दिखाओगे आप, ठीक है, पूंजी खाते के अंदर। क्योंकि पूंजी खाता दिखाना बहुत आसान है, पूंजी तो समझ चुके आप जब मैंने आपको लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त पढ़ाया था। तीसरा आता है बच्चों कार्यकारी खोज खाता, जिसको आईएमएफ के साथ साथ लेन देन या विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन आप लोग देखते हैं। ये क्लास भले ही नोट्स में 2 ही पेज आपको दिखी होगी, 1.5 पेज, लेकिन ये चीज इतनी इजीली कोई नहीं समझाएगा। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आप रटने में लगे रहोगे, लेकिन आप कभी नहीं समझ पाओगे ये कह क्या रहा है। कभी दृश्य व्यापार, कभी अदृश्य व्यापार, कभी सॉफ्टवेयर, कभी पर्यटन, कभी बीमा, कभी संचार, कभी ये, कभी वो। तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझनी। एक बार इसको सही से दोबारा अपने स्तर से रिवाइज करना। छोटे से नोट्स हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके बाद मैं आपको कल इस टॉपिक के आगे को लेके जाऊंगा, बहुत अच्छी चीजें आपको इसमें सिखाऊंगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।